इससे पहले हमने गांधी के जो क्षेत्रीय आंदोलन थे उनके बारे में किया था। हमने देखा था कि गांधी 1915 में भारत आए और इसके बाद उन्होंने 3 क्षेत्रीय आंदोलन चलाए थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा आंदोलन। गांधी ने भारतीय राजनीति में जो प्रवेश किया वो अंग्रेज़ों के सहयोगी के रूप में किया था। और जो प्रथम विश्व युद्ध चला 1914 से 18 तक, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बना और भारतीयों ने इस अपेक्षा से सहयोग किया था अंग्रेज़ों का कि अंग्रेज़ उस समय धुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे थे और ये माना जा रहा था कि अंग्रेज़ जो हैं, जो मित्र शक्तियां हैं, वो लोकतंत्र की स्थापना के लिए लड़ रही हैं। तो भारतीयों को ये उम्मीद थी कि जब युद्ध समाप्त होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुधार दिए जाएंगे। इसके अलावा भी इस काल में भारतीय बहुत ज़्यादा उत्साहित थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से भी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में रूस भी शामिल हुआ था, लेकिन 1917 में रूस अलग हो गया और रूस में लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति घट गई और ज़ारशाही का तख्ता पलट कर दिया गया और वहाँ एक कम्युनिस्ट सरकार अस्तित्व में आई। तो इस तरीके से भारतीयों में भी एक जोश भरा हुआ था और इनको भी ये आशा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको स्वशासन प्रदान करेंगे अंग्रेज। लेकिन हम देखेंगे कि युद्ध के बाद जो भारतीयों की आशाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई और यही वो काल है जिसमें कि गांधी जी एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभर कर सामने आए और 1919 से जो तीसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन का शुरू हो रहा है भारत में, उसमें हम देखते हैं कि व्यापक जनभागीदारी वाले आंदोलनों की शुरुआत होती है। बड़े बड़े आंदोलन चले और अंततः भारत स्वतंत्र हुआ। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1918 में जब युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो अंग्रेज़ों ने जो पहला जो महत्वपूर्ण सुधार किया, 1919 का अधिनियम आया था। तो 1919 के अधिनियम के बारे में जानेंगे हम, क्योंकि 1919 का अधिनियम हो, चाहे रॉलेट एक्ट हो, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, इन्होंने ही असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। 1919 का जो अधिनियम है, 20 अगस्त 1917 में जो भारत सचिव थे मॉन्टेग्यू, इनकी घोषणा आई और इस घोषणा में ये कहा गया था कि जो हिज हाइनेस की सरकार है वो भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाली सरकार देना चाहती है। मॉन्टेग्यू घोषणा के बाद 1918 में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई और जो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई, यही आधार बनी 1919 के अधिनियम का। लेकिन 1919 का जो अधिनियम आया, इसका जो प्रस्ताव था, इससे कांग्रेस के लोग संतुष्ट नहीं थे और गांधी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब कांग्रेस के लोगों को या भारतीय जनता को ये आशा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वशासन उनको प्राप्त होगा और भारतीय जनता सुधारों की छाया मात्र से संतुष्ट होने वाली नहीं थी। तो इसके लिए जो ये प्रस्ताव आए, इसका विरोध किया कांग्रेस ने, क्योंकि ये पर्याप्त नहीं थे 1919 के सुधार। तो इसके लिए एक बम्बई में एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया, एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया था बम्बई में, जिसके जो अध्यक्ष थे वो हसन इमाम थे। तो हसन इमाम की अध्यक्षता में ये विशेष सत्र बुलाया गया, जिसमें कि 1919 के अधिनियम की आलोचना की गई थी और ये कहा गया कि ये निराशाजनक और असंतोषपूर्ण सुधार हैं और भारतीयों ने ये कहा कि अब हमको ज़्यादा से ज़्यादा स्वशासन के लिए प्रयास करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्वशासन चाहिए। तो इस तरीके से 1919 के अधिनियम का 1918 में ही जो प्रस्ताव आया था, मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी, तो उसका विरोध किया भारतीयों ने। और कांग्रेस ने जब विरोध किया तो जो पुराने नेता थे, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसका विरोध किया, कांग्रेस का विरोध किया इन्होंने, क्योंकि ये लोग उसी पुराने ढर्रे पे चले आ रहे थे कि संवैधानिक तरीके से हम मांगे रखेंगे और एकदम नियम कानून के तहत चलेंगे, अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करेंगे। तो इसलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी को 1919 का अधिनियम जो था वो स्वीकार था
और ये कांग्रेस की आलोचना से नाराज़ थे और इसीलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और इन्होंने इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो यहीं ये कांग्रेस से अलग हो गए थे, हालांकि इस एसोसिएशन का कोई प्रभाव नहीं रहा। अब 1919 का जो अधिनियम आया, 1919 के अधिनियम में जो सुधार किए गए, केंद्रीय स्तर पे तो बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया। परिवर्तन जो किया गया था इस अधिनियम में वो प्रांतीय स्तर पे ज़्यादा किया गया था। केंद्रीय स्तर पे बस इतना किया गया कि द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई, यानी एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो केंद्रीय विधान परिषद थी और एक काउंसिल ऑफ स्टेट राज परिषद। तो इस तरीके से द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और एक जो है काउंसिल ऑफ स्टेट है। और ये कहा गया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य चुने हुए सदस्य होंगे। जैसे जो निम्न सदन था केंद्र में लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें 103 सदस्य चुन के आने थे और जबकि 141 सदस्य जो थे, 103 सदस्य तो चुन के आने थे और 41 सदस्य जो हैं ये इनको मनोनीत करना था। इसी तरीके से जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, काउंसिल ऑफ स्टेट में 26 सदस्यों का मनोनयन होना था और 34 सदस्य चुन के आने थे। जो गवर्नर जनरल था, केंद्रीय विधानसभा जो थी, उसका कोई प्रभाव गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी पे नहीं था, जबकि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी का प्रांतीय विधानसभाओं पर पूरी तरीके से अधिकार था। अब जो प्रांतों में सुधार किया गया, जो ड्रास्टिक चेंज किया गया, जो व्यापक परिवर्तन किया गया 1919 के अधिनियम में, वो प्रांतों में किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई इसके तहत। अब प्रांत के जो विषय होते थे, प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक तो आरक्षित विषय और दूसरे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय जो होते थे वो प्रांतीय जो गवर्नर होता था, तो गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्य जो होते थे उनके अधिकार में था आरक्षित विषय, और हस्तांतरित विषय जो थे ये जो भारतीय मंत्री थे उनको दिया गया। तो ये विषयों का बंटवारा कर दिया गया। लेकिन जो विषयों का बंटवारा था उसमें जो महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे वित्त हुआ, फाइनेंस, या कानून व्यवस्था हुई, जो पुलिस व्यवस्था हुई, सिंचाई व्यवस्था हुई, ये सारा आरक्षित विषय था। हस्तांतरित विषय में जो कम महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे साफ सफाई, चिकित्सा, ये सारे कृषि विकास, ये सब हस्तांतरित विषय में शामिल किया गया। ये भारतीय मंत्रियों को दिया गया। दोनों में अंतर भी एक था, जो भारतीय मंत्री थे वो प्रांतीय जो विधानसभा थी उसके प्रति उत्तरदायी होते थे, लेकिन गवर्नर और उसकी काउंसिल के सदस्य प्रांतीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। दूसरी चीज़ की जो विषयों का बंटवारा था वो इतना जटिल था कि स्पष्ट नहीं होता था कि कौन सा विभाग किसके पास है। इसके अलावा अगर भारतीय सदस्य कोई सुधार भी करना चाहें तो सुधार नहीं कर सकते थे, क्योंकि फाइनेंस अंग्रेज़ों के पास था, गवर्नर और उसकी काउंसिल के मेंबर के पास था। इस अधिनियम के जो सकारात्मक बातें रही वो ये थी कि एक तो जो मतदान का दायरा है वो बढ़ा दिया गया, दूसरी चीज़ की महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिला इसमें, तो ये सकारात्मक पक्ष है। भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की व्यवस्था की गई। इसके अलावा ये कहा गया कि भारत सचिव का जो वेतन है वो भारत से नहीं दिया जाएगा, और एक लोक सेवा आयोग की भी बात की गई जो बाद में 1926 में स्थापित हुआ। इसके अलावा इसी अधिनियम में एक धारा थी जिसमें यह कहा गया था कि अगले 10 साल बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा जो भारत में अगले सुधारों की किस्त कैसी हो इसके बारे में सिफारिश देगा। तो यही कारण था कि बाद में 1927 में जो साइमन कमीशन का गठन हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये जो 1919 का अधिनियम है, इसमें ये कहा जाता है कि भले ही बेमन से ही सही, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने प्रतिनिधि वाली सरकार के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि भारतीयों ने इसकी आलोचना की और गांधी जी ने यह भी कहा था कि हम विधानसभाओं का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि भारतीय अब ज़्यादा से ज़्यादा स्वशासन चाहते थे। तो ये 1919 का अधिनियम था जिससे कि भारतीय संतुष्ट नहीं हो पाए और उनकी अपेक्षाएं पूरा नहीं हो पाई। इसी समय
एक तो भारतीय इससे नाराज़ हैं, फिर इसी समय आया रॉलट एक्ट। रॉलट एक्ट जो आया, इसके तहत ये किया गया, ब्रिटिश सरकार ने एक तो ये उपाय अपनाया था कि एक तरफ तो भारतीयों को सुधार दिया जाए कुछ, जिससे भारतीयों को संतुष्ट किया जाए, तो दूसरी तरफ ये दमन चक्र भी चला रहे थे कि धीरे धीरे जो राष्ट्रवादी थे, बहुत से राष्ट्रवादियों को गिरफ्तार भी किया गया था, और धीरे धीरे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको एक तरफ कुचल भी रहे थे और एक तरफ सुधार भी दे रहे थे। तो इसी के तहत इन्होंने किया क्या, एक सेडिसन कमेटी का गठन किया इन्होंने, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। तो एक कमेटी बनाई गई और इसमें किया ये गया कि जो युद्ध काल में जो बहुत सारे नागरिक अधिकारों पर प्रतिबंध होते हैं, उनको शांति काल में भी अस्थायी बनाने का प्रयास किया गया। और इसके तहत जो रॉलट एक्ट आया, रॉलट एक्ट में ये सिफारिश दी गई कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए, किसी भारतीय पे शंका की बिना पे कि राजद्रोहात्मक गतिविधि में कोई शामिल है, तो शंका की बिना पे भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना न्यायालय में उपस्थित किए उसको 2 साल तक जेल में रखा जा सकता था। उसकी अपील नहीं की जा सकती थी। तो इसका पूरे भारत में विरोध हुआ, काला कानून कहा गया इसको। ये कहा गया कि न अपील, न दलील, न वकील। तो इस तरीके से इस कानून का पूरे भारत में विरोध हुआ और गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा बुलाई और इसमें ये आह्वान किया गया कि हर व्यक्ति को कहा गया कि इस कानून का विरोध करे। हड़तालें होने लगी, जगह जगह तालाबंदी हुई, लाठीचार्ज हुए और गांधी ने कहा कि आप जेल जाने के लिए तैयार रहिए, लेकिन ऐसे दमनात्मक कानून को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो रॉलट एक्ट के खिलाफ जो गांधी का यही पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह है और ये पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, चाहे बम्बई हो, संयुक्त प्रांत, पंजाब, इन सारी जगह बहुत उग्र आंदोलन हुए, हड़तालें हुई, लाठीचार्ज हुए। और जब ब्रिटिश सरकार ने ये देखा कि जनता में इस तरीके की चेतना आ गई है, इस तरीके का उग्र विरोध कर रही है जनता, यानी जनता अब ब्रिटिश सरकार के कानून से भी नहीं डर रही, तो अब इन्होंने तेज दमन चक्र चलाया। और ये दमन चक्र बहुत तेज चलाया इन्होंने पंजाब में, क्योंकि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल का आह्वान किया था। तो पंजाब में बहुत ज़्यादा उग्र हो गया आंदोलन। पंजाब में जब उग्र हो गया आंदोलन, तो अमृतसर में जो यहाँ के कमिश्नर थे ओ डायर ने यहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया और जनरल डायर को शहर की कमान सौंप दी। इसी समय पंजाब में 2 नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार करके इनको हिमाचल प्रदेश में नज़रबंद कर दिया गया था कहीं। तो इससे पूरी जनता उग्र थी और इसी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए और इसका विरोध करने के लिए। और यहीं पे ये जो बाग था, ये 3 ओर से घिरा हुआ था, बस एक ही तरफ रास्ता था इसका निकलने के लिए। जनरल डायर ने पूरे बाग को घिरवा लिया, जहाँ निकलने का रास्ता था वहाँ सैनिक खड़े कर दिए और इसके बाद गोली चलाने का आदेश दे दिया। और तब तक गोलियां चलाई गई जब तक कि गोली समाप्त नहीं हो गई। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए जलियांवाला बाग हत्याकांड में। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ, इसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया और गांधी ने ये कहा भी था कि मुझसे हिमालय जैसी भूल हो गई। इस तरीके से आंदोलन वापस ले लिया गया, लेकिन पूरे भारत में इसकी प्रतिक्रिया हुई। इसी समय 30 मई 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड का खिताब त्याग दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जब प्रतिक्रिया हुई, तो बाद में ब्रिटिश सरकार ने इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। हंटर कमीशन के सामने जनरल डायर ने ये कहा था कि वो तो गोलियां ख़त्म हो गई, नहीं तो और चलवाते। और जनरल डायर ने तर्क भी ये रखा था कि भाई मार्शल लॉ लागू था, धारा 144 भी लागू थी। तो जनरल डायर को बरी कर दिया गया बाइज्जत इस मामले से।
तो इसको गांधी जी ने इसकी आलोचना भी की थी इस रिपोर्ट की, और गांधी जी ने कहा कि पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती है ये। तो इस तरीके से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड रहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक और महत्वपूर्ण जो घटना इस समय हुई वो था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो चला, इसके पीछे कारण ये था कि जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध में गांधी ने अंग्रेज़ों का सहयोग किया, और मुस्लिम वर्ग भी जो था, मुसलमानों ने भी अंग्रेज़ों का सहयोग किया। जबकि उस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ तुर्की लड़ रहा था, और तुर्की में ही मुसलमानों का जो धार्मिक गुरु था, खलीफा, जो तुर्की का सुल्तान था, उसे ही ये अपना धार्मिक गुरु खलीफा मानते थे पूरे मुसलमान जो थे विश्व के। तो मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार का सहयोग तो किया, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने ये शर्त रखी थी, ये कहा था कि हम आपका सहयोग तो कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के बाद जो हमारा खलीफा है उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। और ब्रिटिश सरकार ने ये वादा भी किया था मुसलमानों से। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ तो जर्मनी से तो वर्साय की संधि हुई, उसी तरीके से तुर्की के साथ सेवरे की संधि हुई, और सेवरे की संधि के तहत अंग्रेज़ों ने तुर्की का विखंडन कर दिया। तो तुर्की का एक तो विखंडन किया, और जो सुल्तान था तुर्की का, जो खलीफा था, उसके साथ भी गलत व्यवहार किया गया। तो इससे भारत के मुसलमान नाराज़ हो गए, और यही कारण था कि इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। तो 1919 में ही नवंबर में एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, और ये आंदोलन चलाया गया था मोहम्मद अली बंधुओं द्वारा। मोहम्मद अली और शौकत अली इसके नेता थे। इसके अलावा इसमें हकीम अजमल खां जुड़े हुए थे, इसी में हसरत मोहानी जुड़े हुए थे, और अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेता जुड़े हुए थे। तो ये सारे नेता भी खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। एक अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, और इसका अध्यक्ष बनाया गया गांधी जी को। गांधी जी को भी ये लगा कि ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बढ़िया अवसर है कि हिंदू मुसलमान एक मंच पे आ जाएंगे, और एक मंच पे आ जाएंगे तो फिर राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के राष्ट्रीय आंदोलन आगे का चलाएंगे। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के लिए बेहतर अवसर दिखा गांधी जी को। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। बाद में गांधी जी के कहने पे ही एक 1920 में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक दल गया इंग्लैंड। इसके अलावा एक दल 1920 में ही मार्च में जो मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में गया। लेकिन दोनों ही दल इंग्लैंड गए, लेकिन ये अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, ये असफल रहे दोनों ही दल, और जिससे नाराज़ हुए ये लोग काफ़ी। और इसके बाद इस स्थिति में गांधी जी ने एक इलाहाबाद में से सारे दलों का एक सम्मेलन बुलाया। एक अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे इकट्ठा हुए। और यही जो इलाहाबाद सम्मेलन हुआ, इसमें यह निर्णय लिया गया कि आंदोलन को तेज करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ असहयोग किया जाए, और हड़तालें की जाए, स्कूल कॉलेज छोड़ें, छात्र लोग बहिष्कार करें, चाहे वो वकील हों, चाहे जो सरकारी कर्मचारी हों, वो बहिष्कार करें। इसके अलावा ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार किया जाए। तो इस तरीके से ये जो इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ, इसमें ये निर्णय लिया गया कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि यहीं तैयार हुई। इसके बाद कांग्रेस का 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन हुआ सितंबर में, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। और इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को यहाँ स्वीकार कर लिया गया। हालांकि इसका विरोध भी किया, जैसे C.R. दास ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि जो आगे विधानसभाओं के चुनाव होंगे उसका भी कांग्रेस बहिष्कार करेगी। तो इसको लेके C.R. दास ने इसका विरोध किया था। इसके अलावा इसी समय जिन्ना, खापर्डे,
एनी बेसेंट, इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया क्योंकि इन लोगों ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। तो इन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ दिया। बाद में 1920 में ही जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन, तो नागपुर अधिवेशन में अंतिम तौर पर असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कांग्रेस ने। तो बाद में हम देखेंगे कि ये जो खिलाफत का प्रश्न है, खिलाफत ने ही असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की और हिंदू मुस्लिम दोनों शामिल थे असहयोग आंदोलन में। लेकिन 1922 में तुर्की में सत्ता परिवर्तन हुआ और सुल्तान को हटा दिया और जनता ने अपना नेता चुना मुस्तफ़ा कमाल पाशा को। तो तुर्की में राष्ट्रपति बने मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे ये बहुत ही आधुनिक विचारों के व्यक्ति थे। इनको आधुनिक तुर्की का पिता कहा जाता है। इन्होंने तुर्की में पूरी तरीके से व्यवस्था परिवर्तन कर दिया। इन्होंने यूरोपीय ढंग से शिक्षा व्यवस्था लागू की, तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया, अंग्रेजी ढंग की शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए और इस तरीके से तुर्की को इन्होंने आधुनिक बना दिया एकदम। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में खलीफा के पद को भी समाप्त कर दिया। तो सुल्तान को पद से हटा दिया गया और खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया गया तुर्की में। तो जब मूल देश तुर्की में ही खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया, तो भारत में भी जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था वो खलीफा को लेके ही चल रहा था। और जब खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया तो खिलाफत आंदोलन भी अप्रासंगिक हो गया और इस तरीके से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन खिलाफत आंदोलन ने यहाँ पे समाप्त हुआ, लेकिन खिलाफत आंदोलन ने ही असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। तो अगले लेक्चर में हम असहयोग आंदोलन के बारे में जानेंगे।